नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास को अदलिया ने किया ओहदे से बरतरफ। खुंजरे पास खोलने का हुकूमत का झूठा ऐलान, मुश्किल में फंसे सयाह और ताजिर। और अनंतनाग में मकामी ख्वातीन की पेपर माशे की ट्रेनिंग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत किस हद तक खोखली है और यहां जमहूरियत के नाम पर किस तरह छलावा किया जाता है, इसका जिंदा व जावेद सबूत गुज़िश्ता दिनों देखने को मिला, जब यहां मौजूदा वजीर आजम को ही मकामी हाई कोर्ट की फुल बेंच ने अपने ओहदे से हटने का बेहद चौंकाने वाला फैसला सुनाया। अदालत की तौहीन के एक मामले में पेश होने के लिए सरदार तनवीर मुजफ्फराबाद पहुंचे थे और कोर्ट के फैसले से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसके बाद पूरे खित्ते में एहतजाज शुरू हो गया। इस वाकये ने बता दिया कि न सिर्फ फौजी जनरल बल्कि ब्यूरोक्रेट और जज भी यहां जमहूरियत को पैरों तले रौंदने के लिए तैयार बैठे हैं। मुजफ्फराबाद से पेश है हमारी ये खासम खास रिपोर्ट। पाकिस्तान नाम निहाद आजाद कश्मीर को लेकर अव्वल दिन से ही साजिशों में मुलव्विस रहा है। इसमें मकामी लीडर भी उसका बखूबी साथ देते हैं। हालांकि इस फहरिस्त में कुछ नाम मुस्तसना भी हैं। इन्हीं लीडरान में एक नाम है साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास का। उन्होंने एक इजलास के दौरान हुकूमत और खास तौर से अदलिया पर जमकर निशाना साधा, जिसके एवज में उन पर तौहीन अदालत का इल्जाम लगा दिया गया और ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। नाम निहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम को इस्लामाबाद की खिदमत का ये सिला मिला कि उन्हें गद्दार ठहराया गया, जबकि उन्होंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, बल्कि सच्चाई बयां की थी। आजाद कश्मीर के अंदर मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसी रवायत न डालो, ऐसी चीज ना करो, मैदान कारदार होगा। मैं आज भी ये कहता हूं कि लोग कहते बात ना करो, किससे बात ना करो, क्या बात ना करो। मुझे ये बताइए कि मुंतखब वजीर आजम उसका ये स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या जुर्म किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलियन है, कहां से आए हैं? मुझे ये बताइए कि सियासी फैसले किसने करने हैं? सियासी फैसले सियासी क़यादतें करती हैं। जहां एक तरफ नाम निहाद आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम ने दबे अल्फाज में पाकिस्तान और उसकी कठपुतली अदलिया की मुखालिफत की, तो वहीं यहां की अवाम को इस्लामाबाद का डर नहीं रहा, न ही मकामी लोगों को इन सियासतदानों की तरह ही किसी इख्तिदार का लालच है। इसलिए अवाम मुत्तहिद होकर सरदार तनवीर इलियास का साथ दे रहे हैं। रही बात कौम परस्तों की, तो वो इस मसले पर पहले दिन से मुखर थे और अब उन्हें भरपूर अंदाज में अवाम का साथ मिल रहा है। इसीलिए मुजफ्फराबाद की गलियों और चौराहों पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं। Pakistani occupied Jammu Kashmir's Prime Minister Tanveer Ilyas has been disqualified in the case of contempt of court. He now is no more the Prime Minister, and he also does not hold a seat in the Legislative Assembly of POJK. According to the Constitution, interim Constitution of POJK, which is known as Act 74, according to the Article 45, he has been disqualified for contempt of court. इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर फौजी जनरलों के डर को दरकिनार करके दिया गया सरदार तनवीर का बयान तारीखी भी था और इनकलाबी भी, और इसका रद्द अमल भी फौरन से पेशतर आ गया। ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं कि मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में बैठी जजों की बेंच अपने मन से ये आदेश दे दे कि मौजूदा वजीर आजम ने गलत बयानी की है। तनवीर ने ये साफ लफ्जों में कहा था कि उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, बदउनवानी को फरोग दिया जा रहा है। उन्हें अपनी पार्टी का परचम भी
अपनी गाड़ी और अपने दफ्तर से हटाने के लिए कहा गया था। ऐसा लगता है कि कुछ बड़े लोग इसके पीछे हैं। बस इसी बयान को लेकर वजीर आजम साहब को हटा दिया गया। अदालत ने कहा कि वो 2 साल तक कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाल सकते और ना ही असेंबली मेंबर बने रह सकते हैं। तनवीर इलियास साहब को, जो भी वज़ीर आज़म हो, उसको डिस्क्वालीफाई करने का आइन में एक प्रोसीजर मौजूद है। उस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करे। और आइन में भी ये लिखा हुआ है कि आप किसी शख्स को उस वक्त तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते जब तक उसको किसी ऑफेंस में 2 साल या उससे ज़ायद सज़ा न हो। तो तनवीर साहब को जो सज़ा हुई है ये राइजिंग ऑफ द कोर्ट है। और कंटेम्प्ट में मैक्सिमम पनिशमेंट भी 6 माह। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट भी किसी को हो तो वो भी आज़ाद कश्मीर के कानून के मुताबिक डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। उसके लिए 2 साल की सज़ा होना ज़रूरी है। तो हमारा क्लेम यह है कि आइन के मुताबिक तनवीर इलियास साहब इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं और उनको डी नोटिफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में चाहे खास हो या आम, सदर हो या वजीर आजम, अफसरान हो या हुक्मरान, हर कोई ये कहना चाहता है कि अपनी किस्मत का फैसला वो खुद करेंगे, या यूं कहें कि वो पाकिस्तान के साथ हरगिज नहीं रहना चाहते, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के साथ आना पसंद करेंगे। लेकिन डर के मारे ये बात जुबान पर लाने से डरते हैं। वैसे जिस तरह सरदार तनवीर इलियास के बहाने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनकी हैसियत याद दिलाई गई है कि उनकी हैसियत एक मामूली कीड़े जैसी है जिसे कभी भी मसला जा सकता है, उससे बच्चे बच्चे में काफी नाराजगी है, क्योंकि ये एक्शन किसी एक फर्द पर नहीं हुआ है बल्कि हर उस कश्मीरी पर हुआ है जो मुहब्बे वतन है, जो इस्लामाबाद का दुश्मन है, जो अमन और तरक्की चाहता है, इस्लामाबाद की गुलामी नहीं। जिस तरह से जमहूरियत के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। बहरहाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी के मुख्तलिफ इलाकों की कदीमी दस्तकारी और रिवायती तरीकों से तैयार होने वाले साजो सामान की मकबूलियत दुनिया भर में कायम है। इन आर्ट क्राफ्ट आइटम्स में पेपर माशे के डेकोरेटिव्स भी शामिल है, जिसे तैयार करने में कश्मीरी दस्तकार व कारीगर बड़ी संजीदगी से लगे रहते हैं। कश्मीर में 1 तारीख से जारी पेपर माशे के आर्ट क्राफ्ट को अब तरबियती प्रोग्रामों के जरिए अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम किया जा रहा है। इस सिमत में NCPUL यानी नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से जिला अनंतनाग में खास सेंटर को क़याम अमल में लाया गया है, जहां मकामी ख्वातीन को पेपर माशे की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। बात चाहे घर को सजाने की हो या फिर ऑफिस को नया लुक देने की, कहीं न कहीं कश्मीर की तारीखी दस्तकारी और सजावट के मसनूआत की मौजूदगी देखने को जरूर मिलती है। दुनिया भर से आने वाले सयाहों को भी जम्मू कश्मीर के मारूफ और मकबूल साजो सामान काफी पसंद आते हैं। यही वजह है कि कश्मीरी आइटम्स को टूरिस्ट मुख्तलिफ मेलों व नुमाइशों से बड़ी तादाद में फरोख्त करते हैं। इनमें काफी ज्यादा डिमांड पेपर माशे की रहती है, जिसे मास्टर क्राफ्टमैन रिवायती तरीके से तैयार करते हैं। कश्मीर के इस फन को नौजवान नस्ल को सिखलाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला अनंतनाग में नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से मकामी खवातीन को पेपर माशे का 6 माह वाला तरबियती कोर्स करवाया जा रहा है। यहाँ पे एज पर ट्रेनर काम करता हूँ और इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये जो पुराना फन है, ये पेपर माशी जिसको कहा जाता है, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कहीं देखने को नहीं मिलता था इससे पहले। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये साल में पहला कोर्स तो हो गया, अभी दूसरा बैच आने को है। जो बच्चियां घर में पढ़ी लिखी बैठी हुई है उनको कहते हैं कि आ जाओ, सीखो और अपना रोजगार कमाओ। 14वीं सदी से ही पेपर माशे का कारोबार सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श माना जाता रहा है।
और इसकी काफी मकबूलियत भी थी। इसी दौरान सूफी मीर सैयद अली हमदानी पेपर माशे के फन को ईरान से कश्मीर लाए थे। कागज की लुगदी, चटक रंगों और बड़े ही नफासत के साथ तैयार होने वाली पेपर माशे आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियत का अटूट हिस्सा बन गई। अब इस खूबसूरत हुनर को वादी में अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आई 40 मकामी खवातीन को सिखाया जा रहा है। इस आर्ट की इन्हें पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए शोबे के माहिर उस्ताद से तरबियत दिलवाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस मुफ्त तरबियती प्रोग्राम में जेरे तरबियत खवातीन को रोजाना 40 रुपए भाड़ा देना तय किया गया है। हम यहाँ 40 बच्चियाँ ये काम सीखते हैं और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि हम खुद अपना ये यूनिट खोलेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के और अपने सर के और अपने मैम के। ये 6 मंथ का कोर्स है और हमने जैसे कि मैंने अभी बोला है कि हमने डिसाइड कर अब अपना यूनिट खोलेंगे, अपना रोजगार खुद कमाएंगे। NCPUL की ओर से जारी इस तरबियती प्रोग्राम का दायरा सिर्फ खवातीन को पेपर माशे के फन को सिखाना भर नहीं है, बल्कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट श्रीनगर की वसादत से तरबियत याफ्ता खवातीन को अपना यूनिट या फिर तरबियती सेंटर कायम करने में माली इमदाद देना भी है। इसीलिए यहाँ आई खवातीन बड़ी ही दिलचस्पी के साथ शिकारा, बाउल्स, कप्स, वेस और ऐसे कई खूबसूरत मसनूआत बना रही हैं। प्रोग्राम में शामिल खवातीन यहाँ मिल रही हौसला अफजाई और इस तरह की मदद के बाइस इन सरगर्मियों को बार बार मुनक्किद करने की बात कह रही हैं। ये सब जगह होनी चाहिए, लेकिन जो घर बैठे औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। हमें सब कुछ मिला है यहाँ पे जो ये सर है इन्होंने भी अच्छी तरह ये सिखाया है। जो इसका ऑनर है उन्होंने भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल रखा है, कलर सब कुछ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यहाँ ऐसा मुस्बत माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें नौजवान इस तरह के तरबियती प्रोग्राम के जरिए निजी व खुद का कारोबार शुरू करने में कामयाब हो सकें। ऐसे मुस्बत इक़दामात से जहाँ एक जानिब कश्मीर की रिवायत को जिंदा रखने की कामयाब कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मकामी खवातीन को माली एतबार से खुद कफील बनाया जा रहा है। बस जरूरत है इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों को मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद किए जाने की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मकामी नौकरियां भी पाकिस्तानियों को दिए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोग कारगिल लद्दाख रोड को खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की वाहिद यूनिवर्सिटी है। यहां पर तलबा तालिबात का इल्जाम है कि बदउनवानियों और घोटालों के चलते यूनिवर्सिटी की सूरत हाल बिल्कुल अबतर है। इन्फॉर्मेशन NPR कुलगाम ने ट्वीट किया है कि आप ई-उन्नत पोर्टल पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भर सकते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में DC श्रीनगर ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का जायजा लिया और महकमों को रिसोर्स इन्वेंट्रीज हफ्ते भर में अपडेट करने की हिदायत दी। नुजहत गुल ने ट्वीट किया है कि JKSCFA के जेर तरबियत खिलाड़ी फैजान वाहिद को स्पेन और जर्मनी जाने वाले इंडिया के अंडर 17 स्क्वाड में चुना गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
کل جماعت یورپ کانفرنس نے G20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ سری نگر میں ہونے والے مجوزہ اجلاس کا بائیکاٹ کرے، کیونکہ مودی حکومت نے اس کی آڑ میں علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے بیانیے کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ پاکستان اور اس کے چہیتے چینل PTV کو بار بار دوسرے کے اندرونی معاملوں میں مداخلت کرنے کی بری عادت لگی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سال بھارت گروپ آف 20 یعنی G20 کی سربراہی کر رہا ہے۔ اس کے لیے مختلف علاقوں میں کئی چھوٹے بڑے ایونٹس منعقد کروائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی سری نگر میں ہونے والے G20 مذاکرات کو کامیاب بنانے کو لے کر مختلف محکموں کے افسر اور اہلکار تو پوری شدت کے ساتھ عمل پیرا ہیں ہی، ساتھ ہی مقامی عوام بھی پرجوش ہیں، جبکہ پاکستان اور اس کا PTV چینل تو بس حریت لیڈروں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے سراسر جھوٹ کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کی زندگی پاکستان اور چین کی دوستی کے بیچ میں پس کر رہ گئی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سوست ڈرائی پورٹ کے ذریعے کافی وقت سے تجارت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس تجارت میں ہمیشہ سے پستا آیا ہے گلگت بلتستان کا عام تاجر۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاجر اس کاروبار سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ چکے ہیں، لیکن گزشتہ روز جب 3 سال سے بھی زیادہ وقت کے بعد اس کے دوبارہ شروع کرنے کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تو نہ صرف تاجر بلکہ عام لوگ بھی کھنجرے بارڈر جو کہ گلگت بلتستان کو چین سے ملانے والا راستہ ہے اس کی جانب چل پڑے۔ لیکن افسوس اس راستے کے کھلنے کا جھوٹا اعلان کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام ایک طویل عرصے سے چین کے ساتھ تجارت کرتے آئے ہیں، حالانکہ اس میں انہیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تجارت چلتی آئی ہے۔ حالانکہ کورونا کی وجہ سے یہ ٹریڈ رکا ہوا تھا اور اب اس کے شروع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے اس کے کھلنے کا اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن اس پورے راستے پر ابھی کافی زیادہ برف جمی ہے، خاص طور سے خنجرے پاس کے آس پاس۔ مرکزی حکومت سراسر GB کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ 3 سال سے یہ لوگوں کا روزگار ختم تھا، ابھی روزگار ہم سوچ رہے تھے، خوش تھے کہ 1 تاریخ سے روزگار ان کا شروع ہوا، لیکن مرکزی حکومت اس علاقے کو کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ ہم پر زور مذمت کرتے ہیں اور GB سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی احتجاج ریکارڈ کر لیں کہ یہ GB کے ساتھ ظلم ہے، وفاقی حکومت ظلم کر رہے ہیں، NHS ظلم کر رہے ہیں۔ بارڈر کھلنے کی اٹکلوں کے درمیان تاجروں کی مشکل برقرار ہے۔ تجارت کاروں میں ڈر اور آشنکا کی وجہ سے خنجرے پاس پر سامانوں سے لدے ٹرک جہاں تہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے ٹرک سوست ڈرائی پورٹ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کے ڈرائیور بھی خاصے پریشان ہیں۔ ان پریشانیوں کا مدعا سیاسی محاذ پر بھی اٹھ رہا ہے۔ آج ہم بڑے خوشی سے نکلے تھے چائنا جانے کے لیے، تو خنجراب کے حالت اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت برا ہے۔ ہم NHA سے مطالبہ کرتے ہیں، اسپیشل جو وہ سوئے ہوئے ہیں ان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان سے ہماری بھرپور مطالبہ ہے کہ وہ اس مشکل جو روڈ ہم مشکلوں میں لوگ پھنسے ہیں، پیسنجر پھنسے ہیں، تو ان کو ان کی دادرسی کی جائے۔ گلگت بلتستان میں عوام کی آمدنی کے مواقع کبھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے اور تجارت کار اپنے مستقبل کو لے کر ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ معیشت کے ساتھ ہو رہی سازشوں سے آمدنی کے مواقع پیدا ہونے کی جگہ چھینے جا رہے ہیں۔ سوست پورٹ سے ہونے والے ٹریڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سوست پورٹ کے ذریعے چین اور گلگت بلتستان کے درمیان ہونے والی تجارت کو لے کر کبھی سنجیدگی دکھائی نہیں پڑی، تبھی تو لگ بھگ 3 سال سے یہ ٹریڈ بند پڑا ہے، اور اب جب اس کے کھلنے کا اعلان ہوا تو اب بھی صرف ایک گاڑی کے ذریعے برف ہٹائی جا رہی ہے، جو ناکافی ہے۔ صبح موجودہ گورنمنٹ نے 1 تاریخ سے وہ بریکنگ نیوز شروع ہو گیا کہ خنجراب ٹاپ کھول گیا، خنجراب ٹاپ کھول گیا۔ ابھی یہ حالات ہے، آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں
कितने घंटों से हम फंसे, मतलब कि डब्ल्यू वाला ये दो गाड़ी इतना बड़ा रोड, एक एक्सकेवेटर, ये कोई वो काम हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि इसके लिए कम से कम 8-9 एक्सकेवेटर होना चाहिए। आखिर आधी अधूरी तैयारियों के साथ खुंजरे पास खोलने का ऐलान क्यों कर दिया गया? ऐसी क्या जल्दी थी कि हुकूमत को झूठ बोलना पड़ा? इस वजह से न सिर्फ ताजिर बल्कि सयाह भी यहां पहुंचने लगे हैं, लेकिन वो रास्ते में ही बर्फ में फंस जा रहे हैं। न वो आगे जा सकते हैं न पीछे। ऐसे में ये जमकर हुकूमत को कोस रहे हैं। ये रोड के हालात बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। बर्फबारी अपनी जगह पर, पानी की वहां नाली है, उस पानी की नाली को बंद नहीं करने की वजह से आज हम ये तकलीफ उठा रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में पानी रोड के ऊपर छोड़कर, और वो बर्फ जमा ग्लेशियर बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में हर कोई परेशानियों से घिरा है। कोई हुकूमत से परेशान तो कोई फौज से, कोई पुलिस से परेशान है तो कोई इंतजामिया से, लेकिन बॉर्डर ट्रेड से मुंसलिक ताजिर बेचारे तो पूरे सिस्टम से ही परेशान हैं। इन्हें पाकिस्तान के अलावा चीन भी परेशान कर रहा है और इन्हें अपनी परेशानियों का कोई भी हल सुझाई नहीं दे रहा। अब देखना है कि इनकी परेशानियों से इन्हें कब निजात मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में जब शहरों में रहने वाले आम लोग इतनी परेशानी भरी जिंदगी जीते हैं तो भला खुंजरेब जैसी जगहों पर क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये रास्ते पूरे साल खुले रहें। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुआशरे में सभी तबके के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया अमल पैरा है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर गुज्जर बकरवाल और दीगर कबीलों के तालिबे इल्मों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए जहां एक जानिब तलबा तालिबात को किताब कॉपियां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल्स की सहूलियात मुहैया करके इनकी तालीम की हुसूली में काफी मदद की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुंछ के गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में भी तालिबे इल्मों की तालीम हासिल करने की जरूरत के मुताबिक सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में सभी फर्द को बराबर लाने के लिए मुल्क के आला रहनुमाओं के नजर और नजरिए को मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा तवज्जो आला दर्जे की तालीम और उसे ज्यादा से ज्यादा तालिबे इल्मों तक पहुंचाने पर मरकूज की गई है। तालीम के नूर से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल और दूसरे कबीले के तालिबे इल्मों को आरास्ता किया जा रहा है। इस सिमत में जिला पुंछ के गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में तदरीसी दरस, खाने पीने और ठहरने की मुफ्त सहूलतें दस्तयाब करवाई जा रही हैं, जहां 150 से ज्यादा तालिबे इल्म इस सहूलत का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को फैसिलिटी है वो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसको बच्चे जिसका लाभ ले रहे। तो 150 बच्चा है मेरे पास, वो जिसमें गवर्नमेंट ने कंप्यूटर लैब भी रखा है, जिम भी रखी है। जो जिम भी के बच्चे सुबह मॉर्निंग वर्कशॉप भी है, इसमें गेम भी है, बच्चों के लिए खाने के लिए फैसिलिटी है, बहुत अच्छा मीनू है। पुंछ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों में रहने वाले कबीलों के बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहरों में जाकर खुद ही इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की वसादत से अपने आसपास के ही इलाके में तालीम से लेकर किताबें, यूनिफॉर्म्स, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी तक की सहूलियात से ट्राइबल स्टूडेंट्स को काफी आसानी हो रही है। इनकी चौतरफा तरक्की के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर बराबर फोकस रखा जा रहा है।
کرتا ہوں سر یہاں جو ہاسٹل میں ہمارا ارینجمنٹ ہے بہت اچھا کیا گیا ہے, ہمیں فلی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ, اور جو بھی ہماری بیسک نیسیسٹیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. ایوری تھنگ ہمیں یہاں پہ دی جائے, جو بھی ہماری نیسیسٹیز ہیں جو بھی ہمیں ریکوائر کرتے ہیں ہمیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ دی جا رہی ہیں. ہماری جو بیلنس ڈائٹ ہے, جو ہمیں پراپر بیلنس ڈائٹ چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کو, وہ یہاں پہ ہمیں پراپر بیلنس ڈائٹ مل رہی ہے. ہمارے یہاں جم کا فنکشن ہے, جم بھی ہم یہاں پہ ڈیلی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اسپورٹس ہے یہاں پہ, اسپورٹس بھی ہم یہاں ڈیلی کر رہے ہیں. ہمارے بھائی ہیں کافی جو اسٹیٹ لیول پہ کھیل کے آئے ہیں, اسٹیٹ لیول پہ ٹورنامنٹ جو ہیں وہاں پہ بھی گئے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہم گیم کھیلتے ہیں. پہلے جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ گیم کا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں سے ہوا ہے, اور یہاں ہمارے ہاسٹل میں الگ الگ تحصیل سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, کچھ مینڈر سے ہیں, کچھ سن کوٹ سے ہیں, کچھ حویلی سے ہیں, کچھ منڈی سے ہیں, اور یہاں پہ ہم ایک یونٹی کی طرح رہ رہے ہیں. اور ہماری جو پڑھائی ہے اور اس کو ہم پڑھائی کو اپنی فرسٹ پرائورٹی لے کے ہم جا رہے ہیں, اور ہم پڑھائی میں بہت اچھا کر رہے ہیں. ہاسٹل کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں رہنے آئے طالب علم بنا کسی دقت پریشانی کے اپنی پڑھائی اچھی طرح سے کر سکے. اس کے لیے یہاں کے ایک کمرے میں 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کو ٹھہرایا جاتا ہے. یہاں پڑھائی لکھائی کے ساتھ لائبریری, کمپیوٹر لیب, جم, اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور دیگر سہولیات کا پورا بندوبست موجود ہے. تاہم یہاں لائبریری تھوڑی چھوٹی ہے جسے جلد ہی اپ گریڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ والی بال اور کبڈی جیسے کھیل جن میں فٹنس اور دم خم کافی معنی رکھتے ہیں, ان کے ذریعے بچوں کو چست رکھا جاتا ہے. ہر ایک روم میں 4 ہیں جس کے اندر ہمیں اکوموڈیشن ملتی ہے, 3 بیڈیں اور الگ سے چیئر ٹیبل اسٹڈی کرنے کے لیے ملیں. تو اور الگ سے ہمیں جو ہے پرووائڈ کیے کمپیوٹر ٹیوشن ہے, ادر ٹیوشنس بھی ہیں, اور ہمیں جم بھی ہے, اسپورٹس کے بھی الگ الگ فیلڈس ہیں, اور ہمیں یہاں پہ لائبریری بھی ہے. ایک چھوٹی لائبریری ہے, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں تھوڑی بڑی لائبریری ملے جس کے اندر 9 سے 12 تک بچے بیٹھ سکیں اور پڑھ سکیں. اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے, سب سے پہلے تو ہمارا اسٹڈی کے لیے فرسٹ پریورٹی ہماری اسٹڈی, تو ہم اس پہ اچھے سے فوکس کر رہے ہیں, اور تھینکس کرتے ہیں گورنمنٹ کا جنہوں نے اتنی اکوموڈیشن ہمیں ملی پرووائڈ کی. گزشتہ کچھ برسوں میں جموں کشمیر میں ٹرائبل ویلفیئر سے جڑے کئی اہم ترین منصوبوں کے مثبت نتائج ہم سب کے سامنے آنے لگے ہیں. بہتر ہوتے تدریسی نظام کی مدد سے بڑی تعداد میں خانہ بدوش قبیلوں کے نوجوان نہ صرف مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں بلکہ ایک اچھی مثال قائم کر رہے ہیں. پنچ کا یہ ہاسٹل بھی ان بچوں کو تدریسی درس دینے میں میل کا پتھر ثابت ہو رہا ہے جنہیں کافی وقت تک پسماندہ سمجھا جاتا تھا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. یوں تو سوچے تھے کیوں